30 नंबर का क्वेश्चन टोटल पूछेगा, 30 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन जो है बहुत मायने रखता है, यहाँ पर 30 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिला के 30 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो जितना पढ़ाते हैं क्लास में उतना अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपका इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसलिए बाहर नहीं जाएगा कि हम मतलब जो है 6, 7, 8, 9, 10 अगर आप 5 क्लास पढ़ लेंगे बढ़िया से तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप बोलिएगा सर 5 क्लास पढ़ेंगे, टाइम कहाँ है? तो हम आपको सारे का जो है एक जगह इकट्ठा करके जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें आपका एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों से मिक्स कंटेंट मिलेगा, ठीक है। और जितना पढ़ाते उसको पढ़ के आइए। पीछे जो क्वेश्चन दिए थे बना था, देखिए नहीं बना होगा। क्वेश्चन पहला डिग्री सेल्सियस में, और देखिए ये हम आपको जो बता रहे हैं इससे एक क्वेश्चन आना फिक्स है, एक क्वेश्चन इससे फिक्स है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे हम अभी लिखा रहे हैं ऐसे इस क्वेश्चन को भाषा में लिख के दे देगा, 50 र्यूमर को डिग्री सेल्सियस में बदले, ऐसे करके भाषा में लिख के देता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम फॉर्मूला क्या जानते थे कि C-0/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R-0/4। ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। आप बोलिएगा सर याद तो नहीं हो रहा है, कैसे होगा? आप 10-12 क्वेश्चन बनाइएगा ना, फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी फॉर्मूला है। आपको याद ना हो तो इतना याद रखिए कि सबका हिमांक बिंदु लिया गया है माइनस में, सभी का हिमांक बिंदु। हम जानते हैं ना कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जमता है, हम जानते हैं कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल जमता है, 273 केल्विन पर जल क्या होता है आपका जमता है, और 0 र्यूमर पर जल आपका क्या करता है जमता है। ऊपर वाले तो सबका हिमांक याद हो गया तो याद हो जाएगा, जितना हिमांक उतना घटाना है। नीचे में क्या करना है, दूगो में 5-5 है, किसमें सेल्सियस में और केल्विन में 5-5 है, एक में 9 है और एक में 4 है, ठीक है। चल तो हम यहां पर क्या करेंगे, र्यूमर को बदलना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में ना। तो हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस और र्यूमर को आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। आप लोग कभी बस से ट्रेवल करते होंगे एनएच पे तो क्या लिखा आता है, किसी किसी वाहन के पीछे जलो मत बराबरी करो, मतलब संघर्ष करो, लिखा रहता है। तो लिखा रहता है तो क्या करना है, बराबरी कर देना है। हम यहां पर क्या करेंगे, C-0/5 बराबर R-0/4। अब देखिए तो किसका मान दिया हुआ है, मान किसका दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, C-0 करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, C होगा। किसी संख्या में 0 जोड़ने से या घटाने से कोई फर्क पड़ता है, लेकिन गुना करने से 0 हो जाता है, भाग देने से इनफिनिट हो जाता है, ठीक है। हम यहां पर कहेंगे कि R का मान कितना दिया, 50 दिया हुआ है, 50 में से 0 घटा देंगे, बट्टा 4 कर देंगे। C/5 बराबर 50 में से 0 जाएगा, 50 बट्टा का 4 है, कटने वाला है, 2 दूना के 4, 25 दूना के 50। अब बचा क्या मेरे पास, C/5 बराबर कितना, 25/2। अब हम कोना कोनी गुना कर देंगे, ई कोना से ई कोना और ई कोना से ई कोना गुना कर देंगे, तो 2C बराबर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 25 पंच 125। C बराबर क्या हो जाएगा, 6 दूना के 12 और 2 दूना के 4, 62.5 जो है हो जाएगा कितना, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए पिछला वाला कल जो बनाए थे सो वो सब हो गया, आप बहुत एब्सेंट था इसका मतलब।
ठीक है, क्वेश्चन बनना चाहिए, बना था छोटी। हल्का रिवीजन करते हुए फिर आप चलेंगे आगे। कल आप कहाँ थे? कल नहीं आए थे? कब से एब्सेंट हैं आप? 8 तारीख क्लास किए थे? 8 तारीख का किए थे? क्या चल रहा था पढ़ाई है? टॉपिक का नाम कहां तक पढ़ाए थे? इसका मतलब यहां से जाते हैं तो कॉपी बंद होता है, तो फिर अगले क्लास में खुलता है ना। देखिए, सीरियस होके पढ़िए, 25 में अच्छा खासा वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, हाँ 25 में अच्छा खासा वैकेंसी बहुत ज्यादा देखने को मिले। जैसे बिहार पुलिस का भी फाइनल मेरिट भी नहीं आया, बिहार पुलिस का वैकेंसी दे दिया। दरोगा का वैकेंसी 1800 के लगभग आने वाला है। बिहार एसएससी ग्रेजुएशन लेवल वैकेंसी आने वाला है, कुछ वैकेंसी 653 के आसपास पोस्ट आ गया है। पटना हाईकोर्ट में वैकेंसी अभी आया है, उसका क्वालिफिकेशन मात्र जो है 8 पास है। पटना हाईकोर्ट में 8 पास है, और उसमें सिलेबस जो है 6, 7, 8 का पूछेगा। आप लोग वैसे ही रिजल्ट ले लीजिएगा उसमें। आप बोलिएगा सर पोस्ट छोटा है, जॉब कोई भी लीजिए, जॉब करने का नहीं इच्छा, अगला क्वेश्चन क्या था? दूसरा नोट कर लिए हैं, कीजिए। समझ में आता है आप लोग को? तीनों समझ में आता है? नहीं आता है? अच्छा आएगा समझ में धीरे धीरे। नोट कर लिए? अगला क्वेश्चन क्या था? 280 केल्विन को किसमें बदलना है? डिग्री सेल्सियस में बदलना है ना। हम क्या करेंगे, के माइनस 273/5 बराबर सी माइनस 0/5। अब देखिए, 5 से 5 कट गया, इधर देखिए बात नहीं, ये 5 से 5 कट गया। अब बचा क्या? के जगह पे हम लिख देंगे 280 माइनस 273 बराबर सी माइनस 0 करेंगे, सी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 280 में से 273 जाएगा, 7 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं सी बराबर 7 डिग्री सी। देखिए, आपको इस तरह क्वेश्चन दे तो आपको बनाना नहीं है। अब बोलेंगे सर बनाएंगे नहीं तो फिर आंसर कैसे आएगा? कुछ कुछ जगह टेक्निक भी काम करता है। अगर हमें डिग्री सी को किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है, तो हम क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे तो इसका केल्विन का मान आ जाएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, हमें केल्विन को बदलना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तब हम क्या करेंगे, आपका केल्विन को बदलना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में। इसमें से 273 हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो इसका मान जो आ जाएगा किसका, डिग्री सेल्सियस का। 2 पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपको इतना फॉर्मूला याद करने का जरूरत भी नहीं होगा। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि इसको इसमें बदलना है, तो आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस टेक्निक से भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, कितना है, 280 डिग्री है ना, 280 केल्विन है ना। 280 केल्विन को बदलना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में। हम क्या करेंगे, 200 यहां पे देखिए केल्विन में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो हम 280 माइनस 273 कर देंगे, क्या आएगा, 7 डिग्री सी आएगा। चलिए, समझ में आ रहा है? बनाई थी क्वेश्चन, दिखाओ।
चलिए नोट कर लिए। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन 50 डिग्री सेल्सियस को 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है ना। 50 डिग्री सेल्सियस को किसमें बदलना है? केल्विन बदलना है। इस फॉर्मूला के आधार पे हो जाएगा। देखिए तो क्या करेंगे, हमें डिग्री सेल्सियस को किसमें बदलना है? केल्विन में। तो हम डिग्री सेल्सियस 273 जोड़ देंगे, डिग्री सेल्सियस 273 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 50 में हम जोड़ देंगे 273, कितना हो जाएगा? 3 7 5 12 2 1 3 343 जो है केल्विन होगा। ये तो डायरेक्ट बना, लेकिन इसको हम फॉर्मूला के आधार पर भी बनाएंगे। कितना था? 50 कितना था? 50 डिग्री सी को केल्विन में बदलना था। तो सी माइनस 0/5 बराबर के माइनस 273/5। ये 5 से 5 कट गया, 50 में से 0 गया, क्या 50 हो जाएगा? बराबर के माइनस 273। तो के बराबर हो जाएगा आपका 50 प्लस का 273। यहां से भी इतना आएगा 3 7 5 12 2 1 3 केल्विन। ठीक है, सेम है। इससे पीछे भी इतना ही आया था यहां भी 327 केल्विन। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए, नोट करना है, कब कीजिए कीजिए। किसी किसी ने हुआ है, नोट करने दो। आप लोग होली में घर चल गए थे इसीलिए हुआ है ना। टेस्ट लेने वाले सब लोग, छुट्टी हो गया, होली का टेस्ट होगा इस बीच में टेस्ट। अब सोचे हैं कि प्रत्येक रविवार को जो है ना एक बिहार पुलिस का फुल लेंथ टेस्ट हो, है फुल लेंथ टेस्ट। 100 क्वेश्चन रहेगा। इसमें होगा क्या, पता चलेगा कि आप लोग जो है अभी तक कितना पढ़े हुए हैं, कौन कौन सा पोर्शन में दिक्कत है, और उस पोर्शन को और ज्यादा मजबूत कराया जाएगा। चाहे मैथ का पोर्शन हो, साइंस का पोर्शन हो, सभी फैकल्टी अपने अपने पोर्शन में करेंगे, सभी टीचर। चलिए नोट कर लिए। और हम जो पढ़ाते हैं उसका भी टेस्ट लेंगे कुछ दिन के बाद। हाँ लेंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, एक बार इसी क्लास में टेस्ट का बात किए थे, पता चला कि बहुत सारे स्टूडेंट एब्सेंट हो गया। टेस्ट का नाम जैसे ही लिए थे, वही अचानक ही लेंगे, बता देंगे कि इस वीक में टेस्ट होगा। ठीक है, अभी नहीं, एक वीक 2 वीक के बाद। हाँ ठीक है, अप्रैल में। और पता चला कि स्टूडेंट एब्सेंट हो गया, तो उस दिन पढ़ा है, जितना 2 क्लास में पढ़ा था उतना 1 क्लास में पढ़ा है उस दिन। इससे लॉस हुआ स्टूडेंट को, इसीलिए टेस्ट का नाम बोल के नहीं, टेस्ट फलना दिन टेस्ट है, टेस्ट ऑटोमेटिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, लास्ट क्वेश्चन होगा ना अब। अस्सी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में क्या करना है, बदलना है। C माइनस 0/5 बराबर F माइनस 32/9। 80 में से 0 जाएगा, कितना होगा? 80 हो जाएगा बटा 5 बराबर F माइनस 32/9। देखिए तो कटेगा ऊपर नीचे, कितना मरतबे? 5 एकन 5, 16 पंच 80। अब हम क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। जब कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 नहीं, F माइनस 32 बराबर 16 गुने 9, 16 नमा 144 हो जाएगा। F माइनस 32 हो जाएगा, ये माइनस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में होगा। तो क्या हो जाएगा, F बराबर 144 प्लस का 32, ये क्या हो जाएगा, 4 2 6 4 3 7 1, ये इतना डिग्री फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। और क्वेश्चन है, फॉर्मूला सही बना है, कहां ध्यान है? वो टेक्निक से केल्विन बनता है, ट्रिक से सब जगह ट्रिक अप्लाई नहीं होता है।
एक और है, क्या है क्वेश्चन? उसका फॉर्म भी भरिएगा, हाई कोर्ट में आया हुआ है। हाई कोर्ट का ऐसे कहा जाए तो मजदूर का वैकेंसी है। ऐसे ही हम क्लास ले रहे एक दिन और बोलते बोलते बोल दिए कि मजदूर बना के छोड़ेंगे। क्या था अगला क्वेश्चन? 60 डिग्री, 60 र्यूमर को किसमें बदलना है? देखिए तो C माइनस 0/5 बराबर R माइनस 0/4। अब यहाँ पे C माइनस 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? C ही हो जाएगा, बट्टा का 5 होगा बराबर R 60 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 60 माइनस 0/4 C/5 बराबर 60/4 कटने वाला है। कितना मरतबे कटेगा? 15 चौका। अब देखिए कोना कोनी गुना होगा, ये C गुना 1 नहीं पूछा है, यहाँ 1 है, C गुना 1 क्या हो जाएगा? C हो जाएगा बराबर 15 गुने 5 75 डिग्री C हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाए। चल कहां था इतना दिन से? कल आया था 8 तारीख को। देखो और कोई क्लास में एब्सेंट हो, साइंस के क्लास में एब्सेंट नहीं होना है। साइंस का टॉपिक जो है एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेट रहता है। ठीक है, हैं? चलिए हो गया। हम पिछले क्लास में कहां तक बताए थे? आप लोग को लग रहा होगा, जो नया स्टूडेंट है लग रहा होगा क्या पढ़ा रहे हैं सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हम इसीलिए प्रैक्टिस करा दिए लगभग 10 क्वेश्चन पे कि आप लोग क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है, चलिए पीछे जो पढ़ाए थे उससे कुछ कुछ पूछ ले, क्वेश्चन पूछे। थर्मामीटर का खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर का फ़ारेनहाइट ने। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग हम कहां करते हैं? मानव शरीर का तापमान मापने के लिए। और स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है डिग्री सेल्सियस में? 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में 310 केल्विन। केल्विन में लिखाए थे कल, लिखाए देखिए तो, केल्विन में लिखाए थे। एक पॉइंट लिख लेंगे, मानव शरीर का तापमान, मानव शरीर का तापमान केल्विन में 310 केल्विन होता है। 310 केल्विन होता है। 310 केल्विन होता है। 310 केल्विन होता है। ठीक है, चल अब हम यहां पर बात करेंगे कि डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है उसमें आपको पारा यानी मरकरी भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ रहता है? मरकरी। अच्छा, मरकरी धातु है क्या धातु है? क्या है? धातु या धातु? धातु है। क्या है? धातु है। लेकिन अक्सर धातु जो होता है वो आपका ठोस अवस्था में रहता है। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। और मरकरी जो एकमात्र धातु है, पारा यानी Hg, एकमात्र धातु है जो किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, हम एक बार ऐसे ही प्रैक्टिकल कर रहे थे 12th क्लास में लैब में,
और वो कांच के बोतल में अक्सर रहता है मरकरी। तो हमसे हाथ से छूट गया पूरा का पूरा, वो फूट गया बोतल। अब बोला कि मतलब जो लैब इंचार्ज था वो बोला खरीद के देना पड़ेगा। तो उस बोतल में लगभग अनुमान करते हैं 25 ग्राम के लगभग में था। वो खरीदने गए तो 500 रुपया के समथिंग में दिया वो मरकरी, और भी ऑर्डर पे मंगाए। तो हम भी क्या किए, एक बोतल में जो है उस और अभी भी हम वो मरकरी रखे हुए हैं। जैसे हाथ पे लीजिएगा ना और तुरंत राउंड शेप आ जाता है उसका। अब घर में है, घर जाएंगे तब लेते आएंगे। ठीक है, चल चलिए अब हम बात करेंगे कि मरकरी जो होता है वह आपको डॉक्टर थर्मामीटर में क्या किया जाता है, भरा जाता है मानव शरीर का तापमान मापने के लिए। और मरकरी वाला थर्मामीटर जो होता है उसमें लाल निशान अंकित होता है, कितना कितना डिग्री सेल्सियस पे, 37 डिग्री सेल्सियस पे और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ठीक है, और हम बात किए थे पिछले क्लास में किसके बारे में, अल्कोहल तापमापी के बारे में। किसके बारे में, अल्कोहल तापमापी। अल्कोहल तापमापी का उपयोग हम कहां करते हैं, ठंडे प्रदेशों में, जैसे जम्मू कश्मीर सब में बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है, दार्जिलिंग में बहुत ज्यादा मात्रा में ठंडा पड़ता है, वहां हमें किसी का टेम्परेचर मेजर करना है तो हमें अल्कोहल तापमापी का क्या किया जाता है, वहां पे प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, अल्कोहल तापमापी का रेंज कितना होता है, -115 डिग्री सेल्सियस से 78 डिग्री सेल्सियस प्लस में, -115 डिग्री से प्लस में 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चल अब हम यहां पर बात करेंगे कि एक और हम बात किए थे कल किसके बारे में, गैस तापमापी के बारे में। किसके बारे में, गैस तापमापी। गैस तापमापी जो होता है उसमें हम दो गैसों का प्रयोग करते हैं। कितने गैसों का, दो गैसों के, एक तो हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का। किसका, एक हाइड्रोजन का और एक नाइट्रोजन का। हाइड्रोजन का जो हम प्रयोग करते हैं और नाइट्रोजन का। अच्छा, आप लोग हमें बताएंगे कि वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन कितना परसेंट, पिछले क्लास में बताए थे 78%, ऑक्सीजन 20.9 यानी 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। लेकिन कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 0.04% भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कहना है कि ऑप्शन ही गलत है, 0.036 होता है एग्जैक्ट डाटा। कितना होता है, 0.036 होता है। अच्छा, आप लोग जानते हैं जब जो है 0.35 से आगे हो जाएगा डिजिट तो हम इसको क्या मानेंगे, 4 मानेंगे, और 5 से यहाँ 4 रहेगा तो हम क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। लेकिन एग्जैक्ट डाटा इतना होता है तो कभी कभी 0.03 भी दिया रहता है और 0.04 भी दिया हुआ रहता है, दोनों दिया हुआ रहे तब दोनों, ऐसा नहीं तो बोथ ऑप्शन देगा, ऐसा दोनों नहीं देता है, बोथ ऑप्शन देगा। जैसे ए में दे दिया हुआ है आपका इतना, बी में दे दिया इतना। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन देगा ए एंड बी दोनों। ठीक है, चल क्या चीज, और यूरिया में कितना परसेंट होता है नाइट्रोजन, 46.6%। आप लोग चिप्स कुरकुरे जो खाते हैं उसके पैकेट में भी नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए हेडिंग देंगे गैस तापमापी। गैस तापमापी, गैस तापमापी लिखेंगे गैस तापमापी में, गैस तापमापी में प्रायः हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, नहीं लिखे हैं। गैस तापमापी में हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन गैस का, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन गैस का
प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अच्छा, आप लोग से क्वेश्चन पूछ, थोड़ा हटके क्वेश्चन है। बल्ब आप लोग देखे होंगे, जो फिलामेंट वाला बल्ब होता है, ये सब, हाँ 100 वाट वाला, ये मरकरी जो भी है, ये मरकरी एलईडी मरकरी है, ठीक है। पहले फिलामेंट वाला बल्ब चलता था। जब फिलामेंट वाला बल्ब आपका चलता था तो उसमें फिलामेंट पहले कार्बन का बना हुआ होता था। अब जो बल्ब आता है उसमें टंगस्टन का फिलामेंट बना हुआ होता है। तो वो बल्ब जो होता है, उस बल्ब में पहले जब कार्बन का फिलामेंट था तो उसमें क्या भरा जाता था? वैक्यूम भरा जाता है। वैक्यूम मतलब क्या? निर्वात, मतलब हवा नहीं विहीन हो। जैसे अभी ये रूम में हम हैं तो हवा है, या बोतल में पानी है, कोई बोतल में जो जितना भाग खाली है उसमें आपका हवा है, ठीक है। तो उस बल्ब में भी अब जो बल्ब बनता है आपका टंगस्टन फिलामेंट वाला, उस बल्ब में आपका आर्गन या नाइट्रोजन गैस को क्या किया जाता है? भरा जाता है। अच्छा, आर्गन अक्रिय गैस है कि क्या है? अक्रिय गैस है। आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब आपका क्या है? अक्रिय गैस है, ठीक है। तो अब यहां पे बात आता है, अगर हम हाइड्रोजन गैस भरेंगे थर्मामीटर में तो वह कितना से कितना तक तापमान मापेगा। अगर हम इसमें नाइट्रोजन गैस भरेंगे तो वह कितना से कितना तक टेम्परेचर को मापेगा। अगर हम हाइड्रोजन गैस भरेंगे तो -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक क्या करेगा? ताप को मापेगा। लेकिन हम नाइट्रोजन भरेंगे तब -200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को क्या करेगा? मापेगा। चलिए, यही दोनों पॉइंट को लिखिए। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, जब हम थर्मामीटर में हाइड्रोजन गैस भरा जाता है, जब थर्मामीटर में हाइड्रोजन गैस भरा जाता है तब यह -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक, माइनस में नहीं प्लस में है, -200 डिग्री सेल्सियस से प्लस 500 डिग्री सेल्सियस, प्लस लिखा नहीं जाता है, माइनस का चिन्ह लिखा जाता है, नहीं कुछ है, यहां पे प्लस का सिंबल है, से 500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापा जाता है। कहां छूट गया? जब तापमापी में हाइड्रोजन गैस भरा जाता है तब वह -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापते हैं। जब तापमापी में हाइड्रोजन गैस भरा जाता है, वो पहला ही पॉइंट लिखा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं इसीलिए कि छूट गया किसी किसी का। पहला पॉइंट नहीं लिखी थी, पहला ही पॉइंट अभी लिखा रहे हैं, दूसरा पॉइंट नहीं लिखा रहे हैं किसी। वही पॉइंट है, ठीक है, वही पॉइंट है, पहला ही पॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट सब पहले हो गया, छूट गया है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, जब तापमापी में चाहे थर्मामीटर में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, तब यह -200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को मापता है। -200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान को मापता है, मापता है। ठीक है। चल, अब हम बात करेंगे
चालन, संवहन और विकिरण के बारे में। किसके बारे में? चालन, संवहन और विकिरण के बारे में। जैसे हम कहेंगे ये आपका एक लोहा का कण है, क्या है? चाहे ये आपका क्या है? ठोस पदार्थ है कोई, ठीक है। तो हमें क्या करना है? चालन करना है। बेलन है, चाहे कोई आपका पाइप है, ठीक है, ये लेकिन ठोस है, पूरा खाली नहीं है, ये पूरा का पूरा क्या है? ठोस है, ठीक है। तो हम इसमें कहेंगे हमें इसमें क्या करना है? चालन करना है। चालन जब होगा इसमें अणु का गतिज ऊर्जा नहीं होता है। क्या होता है चालन में? जैसे हम चालन करेंगे तो इसको हम गर्म करेंगे, मान लीजिए गर्म कर रहे हैं, तो इसमें आपका क्या होगा? अणुओं में गतिज ऊर्जा नहीं होगा चालन में। लेकिन संवहन जो होगा उस संवहन में आपका अणुओं में क्या होगा? गतिज ऊर्जा होगा। क्या होगा? गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी होगा, यानी अणु इसका गति करेगा, वाइब्रेट करेगा। जैसे आप देख रहे हैं ना कि मान लीजिए इस पेन को हम ऐसे पकड़े हैं, जैसे स्प्रिंग टाइप से रहता है, इसको ऐसे करते हैं तो आपका वाइब्रेट करता। वाइब्रेट करता मतलब क्या? गतिज ऊर्जा में आ जाता है। तो हम इसमें क्या करेंगे? संवहन का प्रोसेस करेंगे तो इसमें आपका उसके पार्टिकल्स यानी कण में क्या होगा? गतिज ऊर्जा होगा। लेकिन विकिरण में क्या होता है? विकिरण में आपका होता है माध्यम को गर्म किए बिना आपका क्या होता है? गर्म हो जाता है। अगर माध्यम रहेगा भी तो माध्यम को गर्म किए बिना आपका क्या होता आता है? तो आपका गर्म हो। जैसे सूर्य के प्रकाश से आपका क्या आता है? हमें गर्मी पृथ्वी पर आता है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाश तथा उष्मा दोनों आता है पृथ्वी पर। तो जो आपका आता है वह विकिरण के माध्यम से आता है। किसके माध्यम से? विकिरण के माध्यम से। और आपका विकिरण के माध्यम से जो आता है पृथ्वी पर, उसमें देखे होंगे कि उसमें आपका जो है एक ओजोन लेयर है। संताप मंडल में आप लोग ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाएंगे कि संताप मंडल में ओजोन लेयर है, ओजोन परत है। और उस ओजोन परत के माध्यम से आपका सूर्य का प्रकाश जब फिल्टर होके आता है तो उसमें आपका जो है क्या होता है? अल्ट्रावायलेट किरण लेस होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे जब बहुत सारा लॉज में देखे होंगे और वाला फिल्टर लगा होगा, उस पर लिखा रहता है यूवी। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश जब आता है पृथ्वी पर तो आपको ओजोन लेयर उस परावैंगनी किरण को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। लेकिन हम इसी टॉपिक में पढ़ाएंगे जब ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल में जिक्र करेंगे, अभी इतना जान लीजिए, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे उष्मा संचरण की जो है, उष्मा संचरण की विधि के बारे में। उष्मा संचरण की कितना विधि है? 3 विधि है। कितना विधि है? 3 विधि है। एक है आपका चालन, दूसरा है संवहन, और तीसरा क्या है? विकिरण। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर 1 बाय 1 हम बात करेंगे। इसको नोट कीजिए। संचरण की विधि। नोट कर लिए? चल देखिए, ये चालन जो होता है अक्सर ठोस पदार्थ में होता है। किसमें? ठोस पदार्थ में।
किसमें होता है? ये आपका ठोस पदार्थ में चालन होता है। ठोस बोले तो सॉलिड। और ये संवहन जो होता है आपका द्रव और गैस में होता है। किसमें होता है? एक तो द्रव में होगा और दूसरा किसमें होगा? गैस में होगा। द्रव बोले तो लिक्विड और गैस बोले तो गैस को गैस ही लिखा जाता है। ठीक है, अब हम यहां पर कहेंगे चालन जो होता है वह धीमी प्रक्रिया है, मतलब धीरे धीरे चालन का प्रोसेस होता है। ठीक है, और आपका संवहन जो होता है चालन की अपेक्षा क्या होता है? तेजी से होता है। इसमें आपका अणु जो होता है, पार्टिकल्स जो होता है, गति नहीं करता है, लेकिन इसमें क्या करता है? गति करता है। और विकिरण जो होता है यह सबसे तीव्र प्रक्रिया है। विकिरण सबसे तीव्र प्रक्रिया है इन दोनों की अपेक्षा। और इसमें क्या होता है कि आपका विकिरण में हम बताए थे कि सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है तो वह आपको विकिरण विधि के माध्यम से ही आता है। दूसरा बात, विकिरण जो है, विकिरण की प्रोसेस करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसका आवश्यकता नहीं होता है? माध्यम का। अच्छा, माध्यम जो होता है कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक सघन माध्यम, जब हम लाइट टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश चैप्टर उसमें बताएंगे, एक सघन माध्यम और एक आपका विरल माध्यम। सघन बोले तो डेंसर मीडियम और विरल बोले तो रेयर मीडियम। दो तरह का मीडियम होता है। तो विकिरण प्रोसेस के लिए मीडियम यानी माध्यम का कोई आवश्यकता नहीं होता है। अगर माध्यम रहेगा भी तो माध्यम को बिना गर्म किए वो आपका गर्म हो जाता है। ठीक है, तो पहला हेडिंग देंगे चालन। हेडिंग देंगे चालन। लिखेंगे इस विधि में उष्मा का संचरण, इस विधि में उष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक, इस विधि में उष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक अणुओं के बिना गति के कारण होता है। अणुओं के बिना गति के कारण होता है। बिना गति के कारण होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, यह उष्मा संचरण की, यह उष्मा संचरण की सबसे धीमा विधि है। धीमा विधि है मतलब धीरे धीरे प्रोसेस होता है। उष्मा संचरण की सबसे धीमा प्रोसेस है या धीमा विधि है। धीमा विधि है, धीमा विधि है। अच्छा, हम क्या करेंगे, एक लकड़ी का कुर्सी और एक लोहे का कुर्सी, दोनों को धूप में एक एक घंटा के लिए हम रखेंगे। क्या करेंगे, लोहा का कुर्सी ज्यादा गर्म होगा या लकड़ी की कुर्सी ज्यादा गर्म होगा? लोहा का कुर्सी गर्म होगा। और जगह कभी आप इधर से जाइएगा पीएमसीएच के आसपास में, उससे आगे शायद देखिएगा एक जो है जगह है, वहां पे एक जो है क्या कहते हैं, मिट्टी का जो है घड़ा होता है, उस घड़ा में पानी भर के रखे हुआ होता है, ऊपर से एक लाल कपड़ा जो है लगाया हुआ रहता है, वहां पे सत्तू और जो है शक्कर, मीठा जिसको बोलते हैं, वो दोनों फ्री में खिलाते रहता है। लेकिन हम, आप बोलिएगा सर उसका एग्जाम्पल काहे दिया? हम यहां पे ये समझाने के लिए दिए कि घड़ा में जो पानी रहता है, आप देखे होंगे कि वातावरण कितना भी गर्म हो जाए लेकिन घड़ा का पानी क्या होता है, ठंडा होता है। लेकिन वही स्टील के बर्तन में पानी रहेगा तो गर्म हो जाएगा।
तो यहां पर हम कहेंगे कि आपका जो है चालन जो होता है वह आपका ठोस पदार्थ में मुख्यतः होता है, लेकिन ठोस में भी किस में, धातु वाले पदार्थ में ज्यादा मात्रा में होता है। जैसे लोहा आपका क्या है, धातु है। लकड़ी क्या है, अधातु, अधातु भी नहीं कह सकते हैं, ये आपका एक प्रकार का ईंधन है। लकड़ी क्या है, ईंधन है। जब हम केमिस्ट्री में ईंधन टॉपिक पढ़ाएंगे तो उस लकड़ी के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे, चालन की प्रक्रिया, चालन की प्रक्रिया, चालन की प्रक्रिया केवल ठोस पदार्थ में किया जाता है, चाहे होता है। चालन की प्रक्रिया केवल ठोस पदार्थ में होता है। चालन की प्रक्रिया केवल ठोस पदार्थ में होता है। एग्जाम्पल देकर लिखेंगे, मिट्टी के बर्तन, हाँ एग्जाम्पल में, मिट्टी के बर्तन तथा स्टील के बर्तन की तुलना में, मिट्टी के बर्तन तथा स्टील के बर्तन की तुलना में, मिट्टी के बर्तन, छूटता नहीं किसी का, तो और सोलो लिखाएंगे, छूटने ना है लिखने में। मिट्टी के बर्तन तथा स्टील के बर्तन की तुलना में स्टील के बर्तन में चाय पीना मुश्किल हो जाता है। मिट्टी के बर्तन तथा स्टील के बर्तन की तुलना में स्टील के बर्तन में चाय पीना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्टील के बर्तन में चालन, स्टील के बर्तन में चालन, स्टील के बर्तन में चालन तेजी से होता है। स्टील के बर्तन में चालन तेजी से होता है, तेजी से होता है। अच्छा, पहले जो कप चलता था वो स्टील का ही कप चलता था, और स्टील के कप में आप कभी चाय पिए होंगे तो लगता है कि ठोर पक गया, लगता है ना। जैसे पीजिएगा, एक बार पीजिएगा, दूसरी बार चाय पीने का जो है क्या होता है, इच्छा नहीं करता है, कहता नहीं चाय नहीं हम पीते हैं। ठीक है, अभी तक हम बताते हैं, हम एक्सेप्शन में कभी काल चाय पीते हैं, एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन अपवाद में, अपवाद में इसीलिए पीते हैं कि हम जो चाय पीते हैं ना तो मेरा जी खराब हो जाता है। ठीक है, चल। और आप लोग देखे होंगे कि पटना में अक्सर दुकान पर आप जाइएगा तो कहेगा कुल्हड़ का चाय, कहता है ना कुल्हड़ का चाय। इस बीच में हम सिलीगुड़ी गए हुए थे कुछ काम से, तो वहां पे चले, तो हम बात करेंगे इसमें लकड़ी, और ये आपका था किसमें, स्टील, और किसमें, मिट्टी के बर्तन में। आप कूलर वाला चाय पीजिएगा तो आपको ज्यादा गर्म नहीं लगेगा, लेकिन स्टील के बर्तन में चाय पीजिएगा तो वो क्या होगा, आपको ज्यादा जो है क्या होगा, गर्म लगेगा। क्यों, क्योंकि स्टील के बर्तन में चालन जो क्या होता है, तेजी से होता है, किसके अपेक्षा, मिट्टी के बर्तन की अपेक्षा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल में बात करेंगे कि लकड़ी का कुर्सी में चालन क्या होगा, धीरे धीरे होगा, बहुत धीमा होगा, लेकिन लोहे के कुर्सी में तेजी से होगा। तो दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे। देखिए ये एग्जाम्पल सब जो है ना, एग्जाम्पल को भी कभी कभी क्वेश्चन बना लेता है। ठीक है, ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन में कि मिट्टी के बर्तन तथा स्टील में
दोनों में से पहले जो है आपका स्टील गर्म होता है, यह किस विधि के माध्यम से गर्म होता है? चालन, संवहन, विकिरण, नन ऑफ दीज। चालन के माध्यम से। तो कभी कभी आपका एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन बना के पूछ लेता है, ठीक है। चल दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, लकड़ी के कुर्सी तथा लोहे के कुर्सी को धूप में, लकड़ी के कुर्सी तथा लोहे के कुर्सी को धूप में कुछ देर के लिए छोड़ देने के बाद, कुछ देर के लिए छोड़ देने के बाद जब लोहे के कुर्सी और लकड़ी के कुर्सी, जब लोहे के कुर्सी और लकड़ी के कुर्सी को बारी बारी से छूते हैं, बारी बारी से छूते हैं, तो लोहे का कुर्सी अधिक गर्म होता है। तो लोहे का कुर्सी अधिक गर्म होता है, अधिक गर्म होता है, अधिक गर्म होता है, अधिक गर्म होता है लकड़ी की कुर्सी की तुलना में, लकड़ी की कुर्सी की तुलना में। आप लोग बोलिएगा सर परिभाषा था 2 लाइन का, एग्जाम्पल हो गया 4 लाइन का। कभी कभी एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन बना के पूछ लेता है। चलिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में? चालन के बाद दूसरा संवहन के बारे में। और संवहन जो होता है वह किसमें किसमें होगा? द्रव में होगा और गैस में होगा। तो हम यहां पर कहेंगे संवहन की प्रक्रिया जो होगा आपका, पहला तो द्रव और गैस में होगा, दूसरा इसमें जो आपका होगा संवहन में, इसमें आपका जो अणु जो होगा, पार्टिकल्स जो होगा, उसमें आपका गति करेगा, वाइब्रेट करेगा, ठीक है। और गति के माध्यम से जो है, जैसे मान लीजिए यह एक छड़ है लोहे का, हम इसको क्या किए? गर्म किए। ये आपका क्या है? गर्म इसको हम कर रहे हैं। जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो आप देखे होंगे कि जब यहां हम गर्म करते थे यहां भी आपका गर्म लगने लगता है। आप कभी वहां गए हैं जहां पे लोहार जो है लोहा को पीट पीट कर अलग अलग उपकरण बनाता है? देखे होंगे कि एक कोना को, एक सिरा को गर्म करता है तो दूसरा सिरा भी आपका गर्म हो जाता है। कभी देखे हैं कि गर्म कर दिया, हाथ से पकड़ के हैमर से मार रहा है चोट? ऐसे नहीं, हाथ से नहीं पकड़ता है वो, आपका जो है सरसी से, पिलास से, इस सभी उपकरण से पढ़ाता है। जब हम आपका उत्तोलक चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि एक सिरा को गर्म करता है, दूसरे सिरा को सरसी से इस तरह से पकड़ता है, पकड़ के फिर जो है हैमर से, यानी हैमर मतलब हथौड़ा से चोट देता है। तो जब हम यहां गर्म किए तो यहां क्यों गर्म हो गया? किसके माध्यम से? चालन के माध्यम से। और चालन तो केवल ठोस में होता है ना, लेकिन यहां हमें क्या करना है? द्रव में और आपका गैस में, इन दोनों में क्या होता है? संवहन विधि के माध्यम से वो आपका क्या होता है? गर्म होता है। अच्छा, एक चीज आप हमें बताएंगे, ये जो है पार्टिकल्स नजदीक नजदीक पार्टिकल्स है, इसमें थोड़ा और दूर दूर पार्टिकल्स है, इसमें और दूर दूर पार्टिकल्स है। तो हम कहेंगे नजदीक नजदीक है तो ये क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। ये ध्रुव और दूर दूर है तो क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा दूर दूर है तो ये क्या हो जाएगा? गैस होगा। चल, हम कहेंगे कि इसमें आपका जो है द्रव में और गैस में इसका आपका क्या होता है? संवहन होता है। और संवहन जो होता है इसमें आपका कहेंगे यह उष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें अणुओं के गतिज ऊर्जा के कारण जो है इसमें क्या होता है? उष्मा का संचरण जो है होता है।
ठीक है, तो हेडिंग देंगे दूसरा संवहन। क्या चीज, क्या हुआ? दूसरा हेडिंग देंगे संवहन। लिखिए, विकिरण तक पढ़ाएंगे तब छोड़ेंगे। हाँ, 12 बजे तक नहीं, 5 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे। पढ़िए, लिखिए जल्दी, हेडिंग दीजिए संवहन। लिखेंगे उष्मा संचरण की यह विधि है, उष्मा संचरण की यह विधि जिसमें जिसमें उष्मा का संचरण, जिसमें उष्मा का संचरण, उष्मा का संचरण अणुओं के गतिज ऊर्जा के कारण, अणुओं के गतिज ऊर्जा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होती है। अणुओं के गतिज ऊर्जा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे संवहन, संवहन की प्रक्रिया, संवहन की प्रक्रिया द्रव तथा गैस में होती है, द्रव तथा गैस में होती है, द्रव तथा गैस में होती है। अच्छा, चालन में लिखवाए हैं कि ये उष्मा संचरण की सबसे धीमी विधि है, लिखवाए हैं, देखिए तो सबसे धीमा विधि है। चल, अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में, क्या कहते हैं संवहन में, यह चालन की अपेक्षा, यह चालन की अपेक्षा तीव्र विधि है, तीव्र विधि है, चालन की अपेक्षा तीव्र विधि है, तीव्र विधि है। अगला हेडिंग देंगे विकिरण। इसमें एग्जाम्पल लिखना चाहते लिख लीजिए, हेडिंग एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल हेडिंग को काट दीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक लाइन में काट दीजिए, एक लाइन में लिखेंगे पानी का गर्म होना, पानी का गर्म होना, पानी का गर्म होना, गैस का गर्म होना, ETC, ETC। अगला हेडिंग देंगे विकिरण, गैस का, हाँ, पानी का गर्म होना, गैस का गर्म होना। क्या हुआ, अजीब लगता है? चलिए, अगला हेडिंग देंगे विकिरण। अच्छा, बताएंगे बताएंगे, रुको। चलिए, लिखेंगे यह उष्मा संचरण की, यह उष्मा संचरण की, उष्मा संचरण की वह विधि है, यह उष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें, जिसमें उष्मा का संचरण, जिसमें उष्मा का संचरण
माध्यम रहने पर भी माध्यम को गर्म किए बिना गर्म हो जाता। अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में, यह उष्मा संचरण की यह उष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि है। सबसे तीव्र विधि है। तीव्र विधि है। अच्छा, आप लोग कभी गए होंगे लोहार के पास, देखे होंगे कि गर्म करता है तो बहुत दूर में भी गर्मी आते रहता है, आता है ना गर्मी। आप देखे होंगे कि भट्टी अगर वहां रहता है तो यहां तक गर्मी आते रहता है। आप बोलिएगा सर लोहार तो बगले में बैठल रहता है, तो उस सबको एक्सपीरियंस हो जाता है। हम जब एनएसटीआई में थे तो एक बार विजिटिंग में गए थे, वहां एक ट्रेड आता है एटीआई में, फाउंड्री मैन, जिसको मोल्डर बोला जाता है। मोल्डर ट्रेड का काम होता है कि धातु को गला के नया रूप देना, जैसे मूर्ति सब बनता है, चापाकल बनता है, वो सब देखे हो कि वहां पे मोल्ड तैयार करके उस धातु को गला के। लेकिन अगर भट्टी उस दीवार के पास है तो यहां से गर्मी बर्दाश्त नहीं होता था। अब बोलेगा सर वो वर्कर कैसे काम करता है? वो जैकेट पहने हुआ रहता है और पूरा आंख में, सर के ऊपर, नाक में पूरा ग्लव्स, वो क्या कहते हैं, सेफ्टी लगाया हुआ रहता है, पीपी किट होता है, ठीक है, वो लगाया हुआ रहता है, फिर जाता है। तो आप देखे होंगे कि जब आपका लोहार जो है हंसुआ में धार लगाता होगा, हंसिया में, या नया नया उपकरण बनाता होगा, खुरपी बनाता होगा या आपका चाकू बनाता होगा, तो आप देखे होंगे कि थोड़ा हट के वो भी बैठता है, लेकिन उसको बैठते बैठते थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है। हम आप थोड़ा दूर से भी गर्मी लगने लगता है। वो किसके माध्यम से? विकिरण के माध्यम से। सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर पहुंचता है वो किसके माध्यम से? विकिरण के माध्यम। लिखेंगे अगला पॉइंट, लिखेंगे सूर्य, एग्जाम्पल देके लिखेंगे। सूर्य के प्रकाश को, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर, पृथ्वी पर विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। विकिरण के माध्यम से पहुंचता है, पहुंचता है, विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। अगला लिखेंगे, भट्ठी की उष्मा, भट्ठी की उष्मा, भट्ठी की उष्मा मनुष्य तक, मनुष्य तक विकिरण के माध्यम से, विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। विकिरण के माध्यम से पहुंचता है, विकिरण के माध्यम से पहुंचता है, माध्यम से पहुंचता है। हम यहां पर बात करेंगे ठंड के मौसम में क्या करते हैं हम लोग। एक मोटा जैकेट, अच्छा क्या करते हैं, दो पतला जैकेट पहनते हैं। अब ऐसा तो आपको हवा, इस तरह का घर बनाता है। भांति व्यवहार कर, तो आप
हमसे पहले आईटीआई नहीं था उसी के तो आप लोग यहां से याद रखेंगे